जब अपमान होता है तो वहाँ क्रांति पैदा होती है। आपने प्रयागराज से लखनऊ तक पद यात्रा निकाली, मतलब तो पद यात्रा में क्या क्या पॉइंट थे, किन चीजों को लेकर के आप गए थे? अगर देश का नेता पेंशन पाता हो, पैसा पाता हो, भत्ता पाता हो, वो टोल नहीं देता है तो हम क्यों दें? जो वहाँ पे सारंग जो हॉस्पिटल है, आए दिन वहाँ पे ऐसे विवाद होते रहते। उस दिन एक महिला अधिवक्ता का हो गया था एक्सीडेंट, उस महिला अधिवक्ता साथी वहाँ ले गए, उन्हें इलाज उनका अच्छा हो गया, परंतु वो जो वहाँ अधिवक्ता है अपनी बात रखे, वो डॉक्टर सो रहे थे, उन्हें उठाया और कहा कि जल्दी इलाज कर दीजिए इनका जो है, क्योंकि गंभीर चोट लगी हुई थी। आवेश में आकर वहाँ के डॉक्टर ने बदतमीजी की जो उचित नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति। आज सुनो प्रयागराज के इस मंच पर, हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश जूनियर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री प्रदीप देवधर तिवारी जी, हेलो सर, आज हमारे मंच पर आए हुए हैं, जो कि प्रयागराज में बहुत चेहरे हैं। और ये सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में आप बहुत ही चर्चा में हैं। और आज इनके बारे में अभी तक आपने जितना सुना और जाना होगा, कहीं आप इनको टोल फूकते हुए देखेंगे कि भाई टोल टैक्स नहीं देना चाहते हैं, कहीं आप इनको देखेंगे कि धरने पर ही बैठ गए हैं, कभी आप देखेंगे पुलिस वालों से विवाद हो जाता है। अक्सर ये होता है कि भाई इनको कहीं ना कहीं पुलिस आकर के घर पर ही कैद कर लेती है। तो इन सारी चीजों को आपने आज तक देखा होगा, आपने सुना होगा। आज हम चाहेंगे कि आपसे सर आपकी निजी जीवन के बारे में भी हम सारे अपने जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको दिखाएं, ठीक है? तो आज फिर हम लोग का अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? ठीक है। हाँ, तो सर आज आप हमारे मंच पर आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, ठीक है? मैं चाहूँगा एक बार आप अपना परिचय दें। मैं प्रदीप देवधर तिवारी, अधिवक्ता हूँ, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। राजनीतिक जीवन है, इस कारण कुछ हद तक या कह लीजिए आप कुछ विवादों में भी रहता हूँ। बाकी कुछ परिचय आपको पूछना तो आप पूछिएगा। नहीं, बिल्कुल, आप विवादों में रहते हैं। अब मैं अपने चर्चाओं में रहता हूँ। हाँ, विवादों में नहीं, चर्चाओं में। बिल्कुल बिल्कुल, शब्दों का घेर हो गया। जी 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 जी। मैं अब इस कड़ी में सबसे अपने पहले सवाल पर आना चाहूँगा। हाँ, कुछ हमने प्रश्न है जो जनता जनार्दन अक्सर हम लोगों से कहती रहती है, फेसबुक और कई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोग पूछते रहते हैं, तो मैं उन पर आना चाहूँगा। सबसे पहली बात ये कि जैसे उत्तर प्रदेश में कई बार काउंसिल हैं, ठीक है? कई बार है, ठीक है? तो आपने एक नया बार बना दिया, उत्तर प्रदेश जूनियर बार एसोसिएशन, ठीक है? आपने उत्तर प्रदेश जूनियर बार एसोसिएशन का यहाँ पर आपने स्थापना की, तो क्या कारण रहा कि आपने इसकी स्थापना? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। जब चुनाव चल रहा था बार काउंसिल का, तो मैंने महसूस किया कि जो जूनियर, जो युवा अधिवक्ता हैं, उनके लिए बहुत काम की जरूरत है। उन्हें एक अच्छे मंच पर लाना है, जानकारी का अभाव है। उनके पास ऐसे केसेस तो हैं, पर जानकारी भी नहीं है, मजबूत भी नहीं है, उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे तमाम ख्याल मेरे मन में आए, तो मैंने उनके उत्साहवर्धन के लिए और मजबूती के लिए ये पहल की। आपको क्या लगता है, जैसे मान लीजिए कि अभी ये जो युवा साथी हैं जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी देखिए उनको जानकारी भी उतनी नहीं है, जानकारी के अभाव में भी हैं, और वो एडवोकेट हो चुके हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते रहते हैं जिसमें वो आवेश भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो क्या आपको लगता है कि वो सही डिसीजन ले पाते होंगे? हम लोग जो बनाए एसोसिएशन इसीलिए बनाए कि हर जिले में अपने लोग होंगे, उनकी जो भी कमियां होंगी, जो जरूरतें होंगी, हमारी एक कमेटी रहेगी जी, या वहाँ का अध्यक्ष रहेगा या एल्डर कमेटी रहेगी, जो उनके मन में जिज्ञासा होगी, जो मन उनके विचार होंगे, कोई समस्या होगी, अपनी बात वहाँ कहेंगे और हम लोग पूरी ताकत से उस पर कार्य करेंगे। क्या जो पहले से बार थे उनमें उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी? बिल्कुल होती है। हाँ। टुटिया हर जगह रहती है। मेरे सामने एक बड़ी जिम्मेदारी इसलिए है कि मैं चुनाव लड़ लिया हूँ। चुनाव के बाद मुझे ये लगा, चुनाव के समय लगा, अगर मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा तो जो आखिरी पीड़ित लोग हैं उनकी समस्या कभी खत्म नहीं होगी। बार सदैव कार्य करती है, पर कुछ कमियां रह जाती हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे ताकि अंतिम पंक्ति में भी कोई अधिवक्ता पीड़ित न रहे, कोई समस्या न रहे। अभी एक दो दिन पहले का ही एक मुद्दा रहा है। डॉक्टर जिन्हें हम भगवान कहते हैं, भगवान का स्वरूप मानते हैं, और उनके साथ ऐसा कहा जाए कि बदसलूकी हुई, लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर्स ने बदसलूकी की। मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें अपनी तरफ से। देखिए, आपको जो भी जानकारी है, परंतु सच्चाई यही है कि जो वहाँ पे सारंग जो हॉस्पिटल है, आए दिन वहाँ पे
ऐसे विवाद होते रहते हैं। उस दिन एक महिला अधिवक्ता का हो गया था एक्सीडेंट। उस महिला अधिवक्ता साथी वहाँ ले गए उन्हें कि इलाज उनका अच्छा हो जाए, परंतु वो जो वहाँ अधिवक्ता हैं थे अपनी बात रखे, वो डॉक्टर सो रहे थे, उन्होंने उन्हें उठाया और कहा कि जल्दी इलाज कर दीजिए इनका जो है, क्योंकि गंभीर चोट लगी हुई थी। आवेश में आकर वहाँ के डॉक्टर ने बदतमीजी की जो उचित नहीं है। हम आपको अगर भगवान का दर्जा देते हैं तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपके अंदर मानवता जिंदा हो। अगर आपकी मानवता जिस दिन मर जाएगी आप उस पद से उठा के फेंक दिए जाएंगे। वकीलों ने वही किया, उसका विरोध किया, जमकर वहाँ पे विरोध किया। वकीलों ने संख्याओं की कम थी पर उन्हें हौसले के साथ लड़ाई लड़ी और उसके बाद हम लोगों ने चक्का जाम किया। अंत में प्रशासन ने हमारी मदद की और वहाँ पे लगभग 20 लोग सस्पेंड हो गए हैं, उन पर मुकदमा भी हो गया। SRN से, हाँ, जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जो जूनियर डॉक्टर्स हैं। हाँ। और अभी हम लोग चाहते हैं वो डिग्री भी होल्ड कर दी जाए। अब फिर से बताइए, इससे कोई समस्या फिर से कोई उत्पन्न ना करे। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ छोटी मोटी गलतियों की वजह से वो आवेश में आकर, बच्चे हैं अभी, नया खून है उनका। नहीं, आप जिस पद पर हैं, डॉक्टर्स हैं, उसकी गरिमा होती है, अनुशासन होता है, वो आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप आवेश में आते हैं तो आप उस पद के लायक नहीं हैं, आप अपनी डिग्री वापस कर दीजिए, या वहाँ पे जो व्यवस्थाएं से हैं, जो लोग वहाँ देख रहे हैं, जैसे वहाँ प्रधानाचार्य होते हैं, ऐसे लड़कों की डिग्री होल्ड कर दें, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा होता है। लोग सिर्फ अधिवक्ता नहीं, आम जनमानस वहाँ आता है, उससे आपको सुनना पड़ेगा। ये आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है आपका जो है, उसका आप निर्वहन करिए, अन्यथा उस पद के लायक आप। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ये पहली बार हुआ था सर कि आपने प्रयागराज से लखनऊ तक पद यात्रा निकाली, मतलब ये वकीलों के उसमें पहली बार हुआ था कि किसी वकील ने इतनी दूर तक पैदल चल करके गए। क्या कारण था और उसके क्या रिजल्ट आए, उनके बारे में हम चाहेंगे कि थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, बड़ा कठिन समय था वो जी। वो पद यात्रा बहुत कठिन थी। मन में ख्याल आया कि उत्तर प्रदेश में कई बार हैं, कई तहसील हैं, तो हमने एक मैसेज देना चाहा कि पदयात्रा के माध्यम से कि हम लड़ेंगे और लड़ाई जो है लोकतांत्रिक होगी। इसलिए हम लोगों ने पदयात्राएं की और देश में कई यात्राएं हुई। मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, यात्राएं हमेशा बदलाव लाती हैं और क्रांति पैदा करती हैं, और उस यात्रा के बाद एक अच्छी क्रांति युवाओं में आई और उन लोगों ने समर्थन दिया। हम लोग सफल रहे, संख्या नहीं इकट्ठा कर पाए, लेकिन साहस के साथ पदयात्रा हम लोगों ने पूरी की। कुछ समय पहले आपका एक मुद्दा था, मतलब उसी के हिसाब से आप यहाँ पद यात्रा आपने निकाली थी, तो पद यात्रा में क्या क्या पॉइंट्स थे जिन चीज़ों को लेकर के आप गए थे? अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम था, कैशलेस कार्ड की मांग थी, टोल टैक्स माफ किए जाएं, जो नए जूनियर बच्चे हैं उनको प्रोत्साहन राशि दी जाए, और पूरे प्रदेश में बनाए जाए हॉस्पिटल, हर जिलों में, जैसे बार के पास 10 बेड 20 बेड के हॉस्पिटल हो, ताकि हमारा वहाँ इलाज सुनिश्चित हो सके। अच्छा, टोल की बात आपने की, हाँ, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोग टोल देना क्यों नहीं चाहते? भाई वकील हैं आप लोग, आम जनमानस तो हमेशा टोल देता है, हर कोई उसमें सुविधा ले रहा है और टोल दे रहा है, तो आप क्यों नहीं देना चाहते? क्या कारण? अगर देश का नेता जो पेंशन पाता हो, पैसा पाता हो, भत्ता पाता हो, वो टोल नहीं देता है तो हम क्यों दें? संविधान मानता है कि हम कोर्ट के अधिकारी हैं, तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है, या हमें जरूरत नहीं पड़ती है? नए बच्चे बिजली पे जाते हैं, 4-4 5-5 जिला दूर जाते हैं, इतने महंगे महंगे टोल कहाँ से देगा? हमने बस ये मांग की थी कि टोल माफ़ कर दिया जाए। उसके बाद एक टोल पड़ता है कहीं पे, वहाँ पे अधिवक्ता को मारा गया और बहुत बुरी तरीके मारा गया। उसके बाद मैंने मुहिम चलाई कि टोल नहीं देंगे। तो आपकी मुहिम कहीं ना कहीं उस वक्त तो बहुत सारे अधिवक्ताओं ने क्या किया, वीडियो बना करके ऐसे ही टोल से निकल जाते थे। नहीं, देखिए, जो मुहिम होती है हाँ, उसी लिए होती है। हाँ, हम एक संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में बैठे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, एक संदेश था कि हम लड़ेंगे। और ये सिर्फ मुहिम मैंने नहीं, जब मैंने शुरू की तो पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं ने मेरा साथ दिया। ये खुशी की बात है। और जिस भी रूप में दिए, कहीं ना कहीं जब अपमान होता है तो वहाँ क्रांति पैदा होती है। उस क्रांति में कुछ लोग उग्र होते हैं, कुछ लोग शांतिमय तरीके से करते हैं। हम लोगों ने ये भी कहा कि टोल नहीं देंगे, आपको पैसा चाहिए आप हमारे पैसे चाय पीजिए, नाश्ता करिए, एक्स्ट्रा पैसा लीजिए, पर टोल नहीं देंगे। तो वो सम्मान का विषय था हम लोग के लिए। बिल्कुल। अच्छा, एक मेरा जनरल सवाल है जो अक्सर जब भी कभी हम लोग
जैसे देखते हैं कि भाई अक्सर कुछ भी अगर वकीलों के साथ अगर होता है, ठीक है, तो उसके बाद आप लोग धरने पे तुरंत बैठ जाते हैं। तो क्या अभी जैसे डॉक्टर वाला मुद्दा हुआ, कुछ समय पहले आपका धूमनगंज थाने के पास भी आपने घेराव किया था, हाँ, उस पर भी मैं आऊँगा। तो मेरा ये सवाल है, एक जनरल सा सवाल, कि क्या हर पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या वकील ही सही होंगे? आपका सही- क्या कहना है? हाँ। सही और गलत के बीच में जो मेन मुद्दा होता है जो होती है प्रशासन, जी उसकी कार्यशैली, जी। उसने कैसा काम किया। जब गलत काम करते हैं तो लोग विरोध करते हैं, सही काम करते हैं समर्थन करते हैं। और चक्का जाम ही नहीं, लोकतंत्र में विरोध जितना होगा लोकतंत्र उतना मजबूत होगा। इसलिए चक्का जाम विरोध प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है और मौलिक अधिकार है हमारा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वहाँ बड़े लोग निरंकुश हो जाएंगे और मनमानी करेंगे। इसलिए हम लोग विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, चक्का जाम करते हैं। नहीं, ठीक है। अच्छा, अक्सर आपको पुलिस हाउस अरेस्ट कर देती है। अगर ये ऐसी विवादित चीजें आप करते क्यों हैं? भाई कि पुलिस आ करके घर में आपको घेर के बैठ जाए, क्यों ऐसा करते हैं आप? देखिए, पुलिस का पूर्ण सम्मान करता हूँ मैं। मेरे पिता पुलिस में रहे हैं, जी काफ़ी लगाव भी है, उसी के बीच में हमेशा रहे हैं, तो मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। और जब कभी ऐसे मुद्दे आते हैं अधिवक्ता हित में, तो मैं जब करता हूँ, मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट बड़ा होगा, बड़ा आंदोलन होगा, तो अपनी सुविधा के लिए मुझे हाउस अरेस्ट करते हैं। और जब आते हैं तो मैं सम्मान करता हूँ, मैं नहीं निकलता हूँ। जब कभी ऐसा मुद्दा आएगा लगेगा तो रोक भी ना पाएंगे पुलिस वाले। हाँ, ये भी सही बात है। तब तो आप पीछे के दरवाजे से निकल के हम जाएंगे। पीछे नहीं आगे से जाएंगे, पर बता के जाएंगे और सबके साथ में जाएंगे कि हम लोग पास कोई रास्ता पीछे का नहीं होता है। अच्छा नहीं, ठीक है। अच्छा, आप मोस्ट वायरल अधिवक्ताओं में से एक है, हम कहेंगे कि आप ही अभी वायरल हैं बहुत बड़े स्तर पर। हाँ, तो जब वायरल हो गए आप, तो हो सकता है आप अपना फीस भी बढ़ा दिए हो। नहीं, फीस नहीं बढ़ाए हैं, हाँ, मुकदमे कम करते हैं, अच्छा, और जो भी करते हैं थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो भाई थोड़ा अच्छा पैसा मिल जाए। क्योंकि अगर हमेशा वहीं रहेंगे, कोर्ट में ही रहेंगे, तो अधिवक्ता में लड़ना पाएंगे। क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, पूरे उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी है। लोग उम्मीद करते हैं, मुकदमे कम इसलिए लेते हैं रैयत पैसे की, तो हाँ एक पैसा बंधा है जो सब लेते हैं, हम भी वही लेते हैं। तो कोई उसमें नहीं कि कोई आएगा तो उसका मुकदमा नहीं करेंगे। बहुत ऐसे मुकदमे आए मैंने जो फ्री में किया, मैंने अधिवक्ता ही थे, पीड़ित थे, मैंने फ्री में किया, कोई पैसा उनसे नहीं लिया, कोई चार्ज नहीं लिया। कुछ मुकदमे ऐसे जिनमें मैंने अच्छा पैसा लिया, 1.5 लाख 2 लाख फीस लिया। टारगेट रहता है मुझे मेरा कि साल के 12, 13, 15 मुकदमे करूंगा, उसके बाद राजनीतिक जीवन है, राजनीति में अधिवक्ता में फाइल लड़ूंगा। अच्छा, आज की डेट में जैसे बहुत सारे युवा हैं जो कि काले कोट पहन लिए हैं, ठीक है, और उसके बाद मार्केट में ये चीज़ सुनाई देता है कि वो लोग ज़मीन कब्जा करने का और ये सारी चीज़ों का काम करते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा आपने प्रश्न किया। समाज में देखिए, हर वर्ग में, चाहे वो जो विभाग हो, वहाँ कुछ लोग अपवाद होते हैं। वो पुलिस विभाग हो, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे इंजीनियर हो, तो 1-2% लोग ऐसे अगर यहाँ आ गए हैं तो उस पर हम लोग कार्य करते हैं, जो हम लोग सोचते मना भी करते हैं, प्रयास करते हैं कि ना जाएं। क्योंकि अधिवक्ता काम नहीं है किसी प्लाट पर जाना, कब्जा करना। कभी कभी ऐसा होता है अधिवक्ता लीगल होता है, परंतु उस जमीन पर कुछ कारणों से और लोग कब्जा करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो उसमें अधिवक्ता जाते हैं, उस पर काम करते हैं, जल्दी काम हो जाता है। तो पॉइंट ऑफ व्यू देखने का अलग अलग नजरिया होता है। अच्छा, नए बच्चे हैं जो आजकल क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, उन लोगों को मतलब डायरेक्शन नहीं मिल पाती है, MA BA कर लेते हैं, बट अब आगे कुछ उनका कुछ मतलब विजन ही क्लियर नहीं होता। ये बहुत बड़े स्तर पे ये क्या है कि देखिए करियर काउंसलिंग कहीं होती नहीं है। हाँ, तो आप जैसे, आप तो LLB के छात्र हैं और आप आज अधिवक्ता हैं और वायरल अधिवक्ता हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको हम कह सकते हैं। तो आप उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि क्या उन्हें LLB करके अधिवक्ता बनना चाहिए, एडवोकेट लाइन में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। कलयुग कवच है काली कोट। जो लोग सुन पा रहे हैं मुझे, जो BA LLB कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उन्हें वकील बनना चाहिए। तो ताकत बढ़ेगी आपकी, और जब आप हमारे पास आएंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी बार मजबूत होगी। मैं तो चाहता हूँ सब लोगों को स्वागत करता हूँ, जो लोग LLB कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, आए और चाहे अपने जिला के बार में, चाहे हाईकोर्ट बार में जुड़े,
और मजबूती उन्हें मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा। क्योंकि काली कोर्ट का सम्मान आजीवन रहेगा और बढ़ता रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं सब लोग आए, वकील बने। अच्छा अच्छा, आपके फैमिली में आप हैं और पिताजी हैं, पिताजी हैं? एक भाई है, जी। भाभी हैं, हमारी पत्नी है। लेकिन हम परिवार को हमेशा अपने राजनीति से दूर रखे हैं। वही मैं कहना चाह रहा था कि मतलब जैसे आपके पास एक घर परिवार है, सारी चीज़ें हैं, आप कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं, प्रशासन और इन सारी चीज़ों के खिलाफ अपनी मतलब पूरी बुलंदी के साथ आप मतलब एकदम चरम सीमा पर, जिस मतलब एक गद्दावर अधिवक्ता के रूप में आप निकल करके जब आते हैं तो आपके साथ पूरी युवा पीढ़ी जुड़ जाती है, युवा अधिवक्ताओं की टीम जुड़ जाती है। वो यूं ही नहीं जुड़ती है। देखिए, आप में कहीं ना कहीं कुछ बात है और आपकी बातों में दम होता है, इसलिए आपके साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन इसके पीछे कहीं देखा जाए कि भाई आपके पास पीछे एक फैमिली भी है, तो कहीं आपको कभी डर नहीं लगता कि भाई अभी मान लीजिए कहीं कुछ हो जाए, बाई चांस कुछ ऐसी घटना हो जाए? तो इन चीज़ों पर मैं चाहूँगा कि बताइए, आपको लगता नहीं? ये गंभीर मुद्दा है जी। क्या एक चीज़ और, क्या आपके घर परिवार वाले आपको कहते हैं कि नहीं जाओ टीका लगा दिए, तुम करके आओ, ऐसा? अब देखिए, जब पत्नी बच्चे हो जाते हैं जी तो बहुत बड़ा योगदान पत्नी और बच्चों का भी होता है आपकी बिल्कुल। सफलता में। तो उसके पीछे मेरी पत्नी का सहयोग रहता है। कभी कोई प्रश्न नहीं करती हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, परंतु मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से ये फील होता है कि कल को कोई ऐसी घटना न घटे। और ऐसा 1-2 बार हो भी चुका है। कई बार कॉल्स आते हैं, धमकियां आती हैं, तो ये डर तो बना रहता है। परंतु बचपन में एक जितने डर के आगे जीत है, तो एक ऊर्जा मिलती रहती है। नहीं, ठीक है। अच्छा, आप कहीं ना कहीं धरना और ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, वकीलों के लिए लड़ते रहते हैं, तो आपको असल में प्रैक्टिस के लिए समय कब आप निकाल पाते हैं अपने? समय निकालते हैं। जब घर जाते हैं 6 बजे तो वर्क करते हैं, जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, तो भरपूर समय मिलता है सुबह का। 5 बजे उठना होता है, फिर 5 से 9 तक कार्य करते हैं। उसी बीच तब दिनचर्या भी है, पढ़ाई भी है, कुछ मुकदमे हैं, कुछ फाइलें हैं, कुछ व्यक्तिगत काम होते हैं, सब उसी में करते हैं। समय का अभाव रहता है। अच्छा, जैसे आपके पिताजी तो पुलिस विभाग में थे, आपने क्यों नहीं उस करियर को चुना? आप भी लेकर के लाठी उठी दौड़ा लेते लोगों को। एक सच वाक्य है जी ये, बहुत मतलब हम लोग उस समय पिताजी हमारे पुलिस में थे और पिताजी हमारे, हम लोग कारण एक विवाद होता है और पुलिस कोई साथ नहीं देती है। बड़े अधिकारी हमारे पिता को फटकार लगाते हैं और सरकारी आवाज़ छूट जाता है। तो पिताजी ने मुझसे उस दिन कहा कि तुम बड़े होकर वकील बनना जरूर। तो तब से मन में फील आया और पिताजी ने कहा अधिवक्ता बनोगे तो कहीं ना कहीं हमारा परिवार मजबूत होगा। पूरा खानदान पुलिस में है, परंतु आज मैं असहाय हूँ और रूम छोड़ रहा हूँ जहाँ 7-8 साल रहा। तो हम लोग के लिए वो पल बहुत भावनात्मक था, सब लोग दुखी थे। इस कारण मैंने पिता की बात मानी, आज अधिवक्ता हूँ। और जब अधिवक्ता बन गया तो हमारे पिताजी जब रिटायर हो गए तो गांव में उनको फंसा दिया गया, तब भी पुलिस ने साथ नहीं दिया। और अगर मैं अधिवक्ता न होता तो आज मेरे पिता जेल में होते। तो मैं खुश हूँ कि मैं अधिवक्ता हूँ और मेरे पिता भी खुश हैं कि मैं अधिवक्ता हूँ। अरे वाह! अगर आपके पिता खुश हैं, ये एक बेटे के लिए बड़ी गर्व की बात है कि उनके पिता खुश हैं, और पिता के लिए भी गर्व की बात है कि उन्होंने जो चाहा वो आप बन गए, और शायद मुझे लगता है कि वो जो चाहते थे उससे ज़्यादा ही आपने कर दिया। उनका आशीर्वाद सदैव रहा और मैंने उनकी हर बात को हमेशा फॉलो किया। मेरे लिए हम पिताजी मेरे एक आइडियल रहे हैं, हमें समझाया भी, और उन्हीं के आशीर्वाद से हम यहाँ तक आज हैं। पर अधिवक्ता बनने का वो जो पल था उस समय बहुत भावनात्मक था, लेकिन अब लगता चलो खुशी है। क्योंकि जब कोई सिपाही किसी बड़े अधिकारी के पास जाता है तो खड़ा ही रहता है और खड़े खड़े डांट सुनता है, फटकार सुनता है। जो लोग सुन पा रहे हैं मुझे, जो IAS IPS लॉबी है, मैं उनसे बताना चाहूँगा कि कम से कम आप अपने यहाँ सिर्फ कोई सिपाही है, कोई दरोगा है,
उसके पीछे जो परिवार है उसका निर्वहन कैसे कर रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। लोग सुनते नहीं हैं। भाई किसी आईपीएस के पास आप जाएंगे, अगर आप सिपाही तो आपकी वैल्यू 0 है और आपसे मिले कोई पक्का नहीं है। और कभी कभी वही सिपाही किसी अच्छे कार्यालय में होता है और अपने ही सिपाही को दबा देता है। और अगर ऐसा ना हुआ होता तो हम लोग आज जब भी वहाँ थे उस कमरे को खाली न करते जहाँ भावना जुड़ी थी, हमसे बचपना जुड़ा था हम लोगों का। बिल्कुल उस कमरे की यादें मुझे आज भी याद रहती है। तो कहीं कष्ट होता, दुख होता है कि पिताजी अगर मेरे सिपाही ना होते या मैं उस समय बड़ा होता, अधिवक्ता होता तो ऐसा ना होता। सही बात। अच्छा, मैं ये चाहूँगा कि आप मुझे ये भी बताएं कि जैसे आपने जब यहाँ पर युवाओं के लिए आवाज़ उठाई तो कुछ युवा आपके साथ जो ऐसे होंगे जो आपके साथ एकदम जुड़ गए होंगे, जो आपको बहुत मानते होंगे। क्योंकि देखिए, जब भीड़ आती है तो भीड़ के पीछे बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन कुछ युवा जो आपके साथ जुड़े हुए हों उनके बारे में भी कुछ आप बताइए। नहीं, उन युवाओं से मुझे ऊर्जा मिलती है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पास जो यूथ हैं मुझे प्रेम भी करते हैं, स्नेह भी करते हैं, अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ये अच्छा लगता है मुझे और ऐसा होना भी चाहिए। जब कोई अच्छी लीडरशिप या नेतृत्व करे तो युवाओं को उसके साथ में आना चाहिए। उससे उसका हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है, लड़ने की क्षमता बढ़ती है और आपके लिए कुछ बड़ा करता है। नहीं, ठीक है। अच्छा, इतनी बड़ी जनसंख्या में युवाओं को आपने अपने साथ जोड़ लिया, कहीं आप प्लान तो नहीं कर रहे हैं अभी 27 का चुनाव आने वाला है, कहीं विधायकी लड़ जाए? नहीं, अब मुझे जो प्रेम अधिवक्ता समाज ने दिया है जी, तो मैं जीवन भर उन्हीं के बीच में रहूँगा और जो भी चुनाव लूँगा अब यहीं पर लूँगा, अधिवक्ताओं के बीच में लूँगा। मुझे विधानसभा से कोई लगाव नहीं है। तो जो सम्मान, जो फेमस में जितना हुआ, जो पहचान मुझे मिली पूरे उत्तर प्रदेश में, कोई न पार्टी दे सकती है न कोई विधानसभा दे सकती है। इसलिए मैं सदैव पूरे मन से अपने आप को निछावर कर दूंगा अधिवक्ता हित में। नहीं, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। मुझे भी अच्छा लगा। हाँ, तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे बहुत ही प्रचलित वायरल अधिवक्ता प्रदीप देवधर तिवारी जी को, जो कि अध्यक्ष भी हैं उत्तर प्रदेश जूनियर बार एसोसिएशन के। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत सारी चीज़ें, बहुत जानकारी भी मिली आपसे। और मैं चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य में, जो भी आपने लक्ष्य बनाया, उसमें आप आगे सफल हों। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सुनो प्रयागराज के मंच पर आने के लिए। हाँ, तो दोस्तों, अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है अंत तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। सुनो प्रयागराज मंच के माध्यम से जो अधिवक्ता मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबसे मैं अपील करता हूँ कि आप सभी अपने दायित्व निर्वहन करिए, कोई गलत कार्य न करिए, खाली का सम्मान बचाए रखिए। और आपका इस फील्ड में स्वागत है, अभिनंदन है। जुड़िए, खुद को मजबूत करिए और समाज के लिए न्याय की व्यवस्था को मजबूत करिए।